Hello guys, welcome all of you to your channel Dubey Academy. So now today we will start chapter 2 units and measurement of class 11th physics. Okay, so आज हम class 11th physics का units and measurement chapter शुरू करेंगे. एक्चुअली इस चैप्टर में जो मेजरमेंट होता है, मैथमेटिकल मेजरमेंट जो होता है, जिसके बिना फिजिक्स अधूरी है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. इसमें आपके एरर्स हैं, यूनिट्स हैं, डायमेंशंस हैं, तो ये टॉपिक्स हम इस चैप्टर में स्टडी करते हैं. सो इस चैप्टर को वी विल डिवाइड इन 3 लेक्चर में इसको हम डिवाइड करेंगे. सो टुडे इज आवर फर्स्ट लेक्चर और आज हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे. ओके, सो ये कौन कौन से टॉपिक्स हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ मेजरमेंट का इंट्रोडक्शन हम स्टडी करेंगे. उसके बाद द इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, ऐसा ही सिस्टम्स जो है यूनिट्स का, वो हम आज डिस्कस करेंगे. और मेजरमेंट जिसमें आपका लेंथ है, मास है, टाइम है, ये हम आज स्टडी करेंगे. क्लियर? सो इन टॉपिक्स को आज हमें स्टडी करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि देखिए फिजिक्स आप लोगों को पता है, यू आर वेरी फैमिलियर with the subject physics. Physics is a natural science, exact science है that provides a quantitative and numerative detail of natural phenomena. यानी कि natural phenomena जो होते हैं वो natural phenomena के बारे में बिल्कुल accurate और quantitative या numerative detail हमें provide करता है. अगर फिजिक्स नहीं होगा तो किसी phenomena के बारे में हम एक क्वांटिटेटिव स्टडी नहीं कर पाएंगे. क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मैथमेटिकल, जिसमें आपका जनरल मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस आपके इंक्लूड होते हैं. ओके, सो इस चैप्टर में इसी पर्पज से हम मेजरमेंट्स और यूनिट्स का स्टडी करते हैं, क्योंकि यूनिट्स के बिना हम प्रॉपर मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे. ओके, तो देखिए फिजिक्स का जो एक जनरल जो नेचर है इस फिजिकल साइंस का, इस फिजिक्स का, वो ये है कि हम किसी भी नेचुरल फिनोमेना को एक पर्टिकुलर फॉर्म में, क्वांटिटेटिव फॉर्म में या फार्मूला बना करके उसको हम एक प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हैं. जैसे कि न्यूटन्स हैज ऑब्जर्व्ड एन एप्पल इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, यानी कि न्यूटन ने देखा कि एक पेड़ से कोई एप्पल नीचे गिरा, तो उसने, उसकी साइंटिफिक माइंड ने, उसका दिमाग, भाई साइंटिस्ट का दिमाग है तो काफ़ी तेज होता है, तो उसके माइंड ने ये सोचा कि वाई एप्पल इज फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ, वो नीचे क्यों आ रहा, तिरछा क्यों नहीं गया, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया. तो दिस लेड हिम टू डिस्कवर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो उस पर्टिकुलर फिनोमेना ने न्यूटन्स को मोटिवेट किया कि वो एक पर्टिकुलर लॉ को डिस्कवर करे, और जो लॉ है जिसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं. ओके, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का डिस्कवरी हुआ. नाउ अब न्यूटन्स ने जो लॉ बनाया, जिसको हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशन में, ओके, उस लॉ के अकॉर्डिंग हम ना केवल उन नेचुरल फिनोमेना को पढ़ते हैं जिसकी वजह से कोई बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, उसके अलावा उस पर्टिकुलर फॉर्मूले की हेल्प से वी कैन ऑल्सो फाइंड फोर्स एंड एक्सेलरेशन, यानी कि कितना फोर्स लग रहा है किसी पर्टिकुलर बॉडी पर, वो भी हम स्टडी कर लेते हैं. और ना केवल फोर्स एंड एक्सेलरेशन, उसके अलावा उस पर्टिकुलर फार्मूला की हेल्प से वी कैन स्टडी द रिवॉल्यूशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, यानी कि जो सेलेस्टियल जो बॉडीज हैं, जैसे कि मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, वो उसकी भी हम स्टडी कर लेते हैं. अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, उसका भी स्टडी कर लेते हैं. और इसके अलावा हम इसका जो ब्रॉड एप्लीकेशंस है वो ये है कि हम खुद के सैटेलाइट्स बना करके, आर्टिफिशियल सैटेलाइट बना करके उनको लॉन्च कर सकते हैं. उनको किस स्पीड से बाहर भेजना है, किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से वो रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, वो हम पता कर सकते हैं. यानी कि बहुत वेरी लार्ज एप्लीकेशंस आर देयर. छोटे से फार्मूले से, छोटे से फिनोमेना ने इतने सारे एप्लीकेशंस को डेवलप करने में अपना योगदान दिया. तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? ये एक क्वांटिटेटिव फार्मूले की वजह से पॉसिबल हुआ. अगर न्यूटन्स केवल ग्रेविटेशन फोर्स का ही कॉन्सेप्ट देते विदाउट फार्मूला, तो क्या फिजिक्स से इस पर्टिकुलर फार्मूले का यूज करके हम फिजिक्स में इतना ब्रॉड एंड डीपली स्टडी कर पाते? नहीं, ये पॉसिबल नहीं था. यानी कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट फिजिक्स में बहुत ज़रूरी है. इसके बिना तो फिजिक्स एक हिस्ट्री की तरह हो जाएगा, एक कहानियों की तरह हो जाएगा.
कहानियों की तरह कैसे, जैसे कि हम केवल फिनोमेना, जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, घटनाओं का विश्लेषण करते हैं, लेकिन न्यूमरेटिव और मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम उससे एप्लीकेशन भी बना सकते हैं और उससे बहुत सारे फिनोमेना को रिलेट करके उससे हम स्टडी कर सकते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स का ब्यूटी है ना। तो कितना सिंपल हुआ कि एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से हमने इतने सारे फिनोमेना पढ़े। तो सिमिलरली हम जो है आगे इसके बारे में, तो ये मेजरमेंट क्या है, व्हाट इज दिस मेजरमेंट। सो देखिए, नाउ लेट अस स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ मेजरमेंट। इंट्रोडक्शन ऑफ मेजरमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ मेजरमेंट। तो देखिए, ये जो मेजरमेंट है, एक्चुअली हाउ कैन वी डिफाइन दिस। मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद सम स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड। मतलब इसका ये हुआ कि ये जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट का जो फिजिक्स में जो मीनिंग है, जो मतलब है, वो कंपैरिजन है। यानी कि हम फिजिकल क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस हैं जो फंडामेंटल या जो बेसिक जो रेफरेंस स्टैंडर्ड हैं, जो साइंटिस्ट की इंटरनेशनल कमेटी ने जो प्रोटोटाइप बनाए हुए हैं, उनसे हम कंपैरिजन करते हैं। ओके, और वही स्टैंडर्ड या बेसिक्स या फंडामेंटल रेफरेंस ही यूनिट्स कहलाते हैं। एंड दोज स्टैंडर्ड फंडामेंटल रेफरेंस आर कॉल्ड यूनिट्स। अब उन यूनिट्स से हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, किस तरीके से कंपैरिजन करके मेजरमेंट होता है, तो उसको आप देखिए। मैं इसका एक आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। सपोज किया कि मेरे दो स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम राम है, ओके, एक का नाम श्याम है। तो मैंने राम से पूछा कि राम तुम्हारी हाइट कितनी है। तो राम को कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं था। सपोज किया वो एक बहुत पुराने टाइम का बच्चा है, जैसे उसे कुछ नहीं पता हो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि आज के मॉडर्न टाइम्स में तो बच्चे काफ़ी एक्टिव हैं और हर चीज़ के बारे में नॉलेज रखते हैं। तो मैंने पूछा राम तुम्हारी हाइट कितनी है। तो राम बोलता है कि सर मेरी हाइट श्याम की हाफ है, श्याम से आधी है। तो मैं तुरंत समझ जाऊँगा कि इसकी हाइट है, क्योंकि श्याम तो लंबू है, तो डेफिनेटली राम की जो हाइट है वो श्याम की हाफ है। तो मेरे माइंड में तुरंत क्लिक करेगा कि इसकी हाइट कितनी है, क्योंकि मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ, मैं श्याम से कंपेयर कर रहा हूँ राम की हाइट को। लेकिन आज के ज़माने में किसी बच्चे से हाइट पूछा जाएगा तो वो तुरंत इसका जवाब आपको सेंटीमीटर में या इंचेस में आपको दे देगा। जो ओके कि मेरी हाइट, फॉर एग्जांपल मैं अपनी हाइट की बात करूँ तो मैं बोलूँगा आपसे कि माई हाइट इज़ 168 सेंटीमीटर। तो ये मैंने अब सेंटीमीटर मैंने बताया आपको, तुरंत आपके माइंड में क्लिक किया। तो एक्चुअली ये रेफरेंस हैं, ये स्टैंडर्ड हैं। ये जो मैंने आपको बताया सेंटीमीटर या मीटर, ये क्या है, ये यूनिट्स हैं जो है। ओके, तो फिजिक्स में मेजरमेंट को सिंपल बनाने के पर्पज से यूनिट्स का डिस्कवरी हुआ, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में एक जनरल जो प्रणाली है उसको हम फॉलो करते हैं। यानी कि एक जनरल स्टैंडर्ड हम पूरे वर्ल्ड में फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से चीज़ों का कैलकुलेशन करना, चीज़ों का मेजरमेंट करना बड़ा आसान हो जाता है। सो मेजरमेंट की हेल्प से ये बड़ा इजी हो जाता है कि हम किस तरीके से किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को एक क्वांटिटेटिव फॉर्म में हम बता सकते हैं दूसरे को। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कुछ परचेज करना है मार्केट से, या हमें टेम्परेचर का मेजरमेंट करना है कि आज कितना टेम्परेचर है, हमें किसी पर्टिकुलर लाइट की इंटेंसिटी, कोई लाइट बल्ब कितना ग्लो हो रहा है वो हमें पता करना है। तो इन सब के लिए वी रिक्वायर यूनिट, सबके लिए हमें यूनिट का ज़रूरत पड़ता है। ओके, सो इसके लिए इंटरनेशनल कमेटी ऑफ साइंटिस्ट, जो स्टैंडर्ड जो साइंटिस्ट की जो वर्ल्ड में कमेटी है जो यूनिट्स को डिटरमाइन करती है, यूनिट्स को फिक्स करती है, उन्होंने एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम का पर्पज था यूनिट्स एंड मेजरमेंट को सिंप्लीफाई करना, उसे सिंपल बनाना। ओके, सो लेट अस स्टार्ट इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, SI सिस्टम्स, द इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, द इंटरनेशनल systems of यूनिट्स, जिसे SI सिस्टम्स भी बोला जाता है, जिसे SI सिस्टम भी बोला जाता है। तो देखिए
एक्चुअली इस सिस्टम को बनाने से पहले थ्री जनरल सिस्टम्स थे। एसआई सिस्टम को बनाने से पहले 3 जनरल सिस्टम थे। वो कौन कौन से हैं? देखिए, पहला जो सिस्टम था वो CGS था। उसके बाद जो सेकंड जो सिस्टम आया वो FPS आया, और उसके बाद जो थर्ड जो सिस्टम आया वो सिस्टम आया MKS। ओके, दिस सिस्टम्स आर द बिफोर एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम से पहले के ये सिस्टम हैं। अब एक्चुअल में इसमें जो थ्री जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर जो दिए हुए हैं तीनों में, देखो तीनों में 3 अल्फ़ाबेटिकल लेटर दिए हुए हैं, CGS, FPS, MKS। पहला जो लेटर होता है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा जो लेटर होता है वो मास को रिप्रेजेंट करता है, और तीसरा जो लेटर होता है एंड थर्ड लेटर रिप्रेजेंट्स टाइम। ओके, सो इसमें CGS जो सिस्टम था इसमें एक्चुअली लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए सेंटीमीटर का कॉन्सेप्ट यूज किया गया, यानी कि इसमें हम सेंटीमीटर को यूज करते थे, और मास को मेजरमेंट करने के लिए हम ग्राम का यूज करते थे इस सिस्टम में, और टाइम का मेजरमेंट करने के लिए हम सेकंड का यूज करते थे। उसके बाद इसका जो मॉडिफाइड जो वर्जन आया वो आया FPS में फुट। अभी भी हम जनरली कहीं कहीं फीट का यूज करते हैं, फीट जो होता है जिसको हम फुट भी बोलते हैं। उसके बाद मास को मेजरमेंट करने के लिए पाउंड का यूज किया, और टाइम के लिए वही सेकंड था। उसके बाद इसका जो न्यू वर्जन आया वो MKS आया। MKS में मीटर का यूज करने लगे हम लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए, और वेट को मेजरमेंट करने के लिए या मास को मेजरमेंट करने के लिए हम किलोग्राम का यूज करने लगे, और टाइम को मेजरमेंट करने के लिए वही सेकंड का यूज हम करने लगे। ओके, सो इस तरीके से इनका फर्दर डेवलपमेंट होता गया। अब जो ये एसआई सिस्टम है ये बहुत ही एडवांस सिस्टम है, और MKS का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, यानी कि एसआई सिस्टम इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम। सो वी हैव टू स्टडी अबाउट एसआई सिस्टम। तो हमें एसआई सिस्टम के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये जो सिस्टम थे इनमें जनरली 3 पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट किया गया था, जो कि लेंथ, मास और टाइम थी। तो MKS सिस्टम में डिटेल में MKS सिस्टम का मॉडिफाइड जो वर्जन आया वो ऐसा सिस्टम है जिसमें हम 7 फिजिकल क्वांटिटी, एक्चुअल में जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है साइंस में वैसे वैसे फिजिकल क्वांटिटी बढ़ती जाती हैं। ओके, सो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन जो फंडामेंटल हैं, जो बेसिक हैं वो केवल 7 हैं। 7 से मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से फर्दर क्वांटिटी उन्हीं से ड्राइव्ड कर ली जाती हैं, जिन्हें हम ड्राइव्ड क्वांटिटी या ड्राइव्ड यूनिट्स बोलते हैं, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। तो देखिए आप इमेज देखिए, आप इमेज में जो आपकी जो क्वांटिटी जो दी हुई हैं वो देखो, पहला आपका जो कॉलम बना हुआ है उस पहले कॉलम में बेस क्वांटिटी का नेम लिखा हुआ है, बेस क्वांटिटी है, देखिए आप। उसके बाद उनका नेम दिया हुआ है कि इस क्वांटिटी का नेम क्या होगा। तीसरा उसका सिंबल दिख रहा होगा आपको, और लास्ट में आपको इसका डेफिनेशन आपको दिख रहा होगा जो है। क्लियर? तो देखिए पहला क्या है, लेंथ है, लंबाई है। इसका जो ऐसा यूनिट्स है वो मीटर है, इसका सिंबल M होता है। ओके, उसके बाद मास है, बेस क्वांटिटी, और इसका जो यूनिट्स है वो किलोग्राम है, और इसका सिंबल kg है। उसके बाद टाइम को मेजरमेंट करने के लिए जो हमारा ऐसा यूनिट है वो सेकंड है, स्मॉल s रिप्रेजेंट किया हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट करने के लिए एम्पियर है, जिसका सिंबल कैपिटल A होता है। टेम्परेचर या थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए केल्विन है, जिसका सिंबल K होता है। वैसे आपको पता होगा टेम्परेचर हम सेल्सियस में मेजरमेंट करते हैं, लेकिन केल्विन इज द एसआई सिस्टम। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे कि केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं मोल का कॉन्सेप्ट, जनरली वहाँ सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो मोल, कोई भी अमाउंट, कोई भी सब्सटेंस का कितना अमाउंट है तो हम मोल में उसको बोलते हैं कि मोल में उसका हम मेजरमेंट करते हैं। तो MOL मोल, सिंबल MOL होता है। और इंटेंसिटी या ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कोई भी लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, उसकी तीव्रता कितनी है जो प्रकाश की, वो कैंडेला, और CD इसका सिंबल होता है। ओके, सो दीज आर द SI क्वांटिटीज। और ये देखिए, ये आपको जो दिख रही है नीचे, ये 2 जो क्वांटिटी हैं वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। सप्लीमेंट्री इसलिए हैं क्योंकि इनकी हेल्प से हम कुछ स्पेशल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को हम स्टडी करते हैं। तो ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आपको दिख रही है नीचे। ये क्या है, ये रेडियन है, इसका सिंबल RAD है, और दूसरा है स्टेरेडियन, इसका सिंबल SR है। ओके,
तो ये ऐसा यूनिट्स थी जिनके बारे में जनरल नॉलेज आपको होगा कि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी। देखिए, इसमें मुझे आपको सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा बताना है, क्योंकि ये हो सकता है आपके लिए नई हो और आपने कभी सुनी ना हो। तो पहले आप सप्लीमेंट्री यूनिट्स को देखिए। देखिए, पहला जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है वो है रेडियन। और रेडियन एक्चुअली है क्या, ये एंगल मेजरमेंट करने के लिए होता है। एक सर्कल में इसको समझना बड़ा आसान होता है। तो देखिए, इस तरीके से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ और इस सर्कल का सेंटर हुआ। अब सपोज कि आपने इस पर्टिकुलर आर्क, ये पर्टिकुलर आर्क कितना एंगल सबटेंड कर रही है यहाँ से, सेंटर से। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करता हूँ इस आर्क के लिए। और सपोज किया इसका जो डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक सेंटर से ये डिस्टेंस r है और ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, तो इसको मैं l बोल देता हूँ। और अगर छोटा है तो d, फिजिक्स में छोटी क्वांटिटी के लिए d वर्ड d जरूर लगाते हैं। एंगल थीटा, सपोज किया थीटा है, और अगर छोटा एंगल है, डेफिनेटली छोटा है, तो मैं d यहाँ पर लगा दूंगा। तो एक आपको जनरल फार्मूला पता होगा एंगल मेजरमेंट करने का। एंगल इक्वल टू होता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल, कितना एंगल दिया हुआ है, डी थीटा, तो डी थीटा, आर्क कितना दिया हुआ है, dl, तो dl हो जाएगा आपका आर्क, और ये आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस कितना है इसका, स्मॉल r, तो डी थीटा इक्वल टू dl अपॉन r। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एंगल। यानी कि आपने 9th-10th में मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा, ज्योमेट्री में जब हम मेजरमेंट करना सीखते हैं, तो ये एंगल का जनरल फॉर्मूला है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। और इसका जो यूनिट है वो है, ऐसा ही जो यूनिट है वो है रेडियन। ओके, तो इस तरीके से हम इसको मेजरमेंट करते हैं। और आपको पता है कि 1 रेडियन, जैसे अगर हम बात करें इसका डेफिनेशन, तो देखिए एक पूरा जब एक राउंड लगता है, यहाँ से यहाँ तक का राउंड लगता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि वो पाई रेडियन है, पाई रेडियन। ओके, तो पाई रेडियन में अगर हम डिग्री की फॉर्म में, एंगल की फॉर्म में बात करें, तो पूरा एक राउंड जब यहाँ से यहाँ तक लगेगा पूरा, तो वो कितने डिग्री हो जाएगा, दैट विल बी 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो 1 रेडियन में कितना होगा, तो 1 रेडियन में आपका होगा 180 डिग्री वाई पाई। तो 1 रेडियन इक्विवेलेंट। और अगर डिग्री का निकालें, डिग्री का भी निकाल सकते हैं। अगर डिग्री का निकालेंगे तो 1 डिग्री इक्वल टू आपका हो जाएगा पाई वाई 180 रेडियन। ओके, सो दिस इज जनरल कन्वर्जन। न्यूमेरिकल्स में भी हम, अगर हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का बोला जाए तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और एक रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का बोला जाए तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, इसमें भी आपको एक और चीज़ आपको याद रखना है कि 1 डिग्री ये जो होता है, इस 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। मिनट के लिए ऊपर एक इस तरीके का हम एपोस्ट्रोफ लगाते हैं, और अगर इसको बोलते हैं सेकंड, यानी कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 सेकंड। ओके, और 1 सेकंड इक्वल टू 60 मिनट, यानी कि 1 सेकंड में 60 मिनट होता है। तो ये आपको एक असली फिजिक्स की ओर बढ़ते हैं। असली का मतलब जो न्यूमरेटिव या मैथमेटिकल फिजिक्स होती है, जिसमें न्यूमेरिकल्स जनरली होते हैं, वो फिजिक्स का एक्चुअली रियल पार्ट होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। तो देखिए, अब हम मेजरमेंट की बात करें, मेजरमेंट तो किस तरीके से कोई मेजरमेंट किया जाता है, तो इसको समझने के लिए देखो, सबसे पहला मेजरमेंट करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप था वो हमने पूरा कर लिया। वी हैव स्टडीज अबाउट यूनिट्स एंड सम फिजिकल क्वांटिटी, बेस क्वांटिटीज, ऐसा सिस्टम हमने पढ़ा, कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़े। नाउ अब मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं, क्योंकि सपोज करें अगर हमें पहला जो टर्म्स लेंथ का ही मेजरमेंट करना है, तो लेंथ में भी वेरी स्मॉल, बहुत छोटी हो सकती है, लाइक साइज ऑफ एन एटम, बहुत बड़ी हो सकती है, लाइक साइज ऑफ या लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। तो किस तरीके से हमें मेजरमेंट करते हैं, किस तरीके से फिजिक्स का यूज करके हम बड़े बड़े या छोटे छोटे मेजरमेंट्स को सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहला जो हमारा जो है लेंथ, यानी कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ।
तो देखिए अगर आपके पास बहुत छोटी कोई लेंथ है, जैसे कि आपकी हाइट है, आपके रूम की लेंथ है, आपके घर की लंबाई या चौड़ाई है, या किसी इंडिविजुअल कोई ऑब्जेक्ट है, कोई टेबल है, कोई ये मेरा बॉडी है, इसकी अगर हम लेंथ मेजरमेंट की बात करें तो बड़ी आसानी से आप टेप का या मीटर स्केल का यूज करके हम मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन सपोज करें कि लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ से सन तक का, किसी स्टार तक का डिस्टेंस मेजरमेंट करके बताइए, सो दिस विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, क्योंकि वहाँ तक मीटर स्केल ले जाना बड़ा मुश्किल है। ओके, सो सन तक ले जाना तो पॉसिबल ही नहीं है ना, जल के खाक हो जाओगे वहाँ तक अगर पहुँच भी गए आप तो जो है। तो इसलिए फिजिक्स इनको सिंप्लीफाई करता है। तो एक जनरल जो मेथड है जिसका हम यूज करते हैं वो है पैरेलैक्स मेथड। तो देखिए पैरेलैक्स को समझने से पहले एक्चुअली ये जो वर्ड यूज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ पैरेलैक्स, इसका मतलब क्या है पैरालैक्स। देखिए पैरेलैक्स को समझने के लिए आप एक बहुत सिंपल आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आप कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक पेन है और पेन को मैं इस तरीके से पकड़ता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि बोर्ड का एक कॉर्नर है, बोर्ड का एक कोना है, तो मैं बोर्ड के कोने के पास इस तरीके से इसको रख करके मैं यहाँ पर सामने आपको दिखा रहा हूँ जिससे आपको प्रॉपर्ली विजिबल हो। यानी किसी कॉर्नर, किसी पर्टिकुलर गेट का कॉर्नर हो या कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपके सामने रखा हो जो आपको दिख रहा हो, उसके सामने आप इस पेन को इस तरीके से दोनों आँखों के सामने पकड़िए और अपनी एक आँख को बंद करें और उस पेन को देखें। उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लाइन में इसको आपको देखना है, यानी कि लाइन ऑफ साइट इस ऑब्जेक्ट के सामने होने चाहिए आपके जो है। ओके, अब दूसरी आँख को आप बंद करिए तो आपको थोड़ा शिफ्ट आपको इस पेन में दिखेगा एज कंपेयर टू दैट ऑब्जेक्ट, यानी कि उस ऑब्जेक्ट से आप कंपेरिजन करके इसको देखोगे पेन को थोड़ा बहुत आपको शिफ्ट मिलेगा। तो ये एपरेंट शिफ्ट, एपरेंट यानी जो रियल ना हो, ये क्यों हो रहा है? एक्चुअली इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों आँखों के बीच में आपका जो गैप है इसकी वजह से आपको ये हो रहा है। यानी कि पैरेलैक्स इज द apparent shift between relative positions of an object when we see the object to our eyes। यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से देखते हैं तो दोनों आंखों से बारी बारी से देखने पर इसमें एक apparent शिफ्ट होता है। इसकी वजह से आपका जो देखने का ऐसा लगता है आपको कि पेन अपनी जगह से मूव कर रहा है, लेकिन ये पेन रियल में मूव नहीं कर रहा होता है। दिस इज एपरेंट शिफ्टिंग। ये एक एपरेंट शिफ्टिंग है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि आंखों के बीच में जो गैप था उस गैप की वजह से हो रही है। उस गैप को, डिस्टेंस को हम बोलते हैं बेसिक। ओके, सो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस को हम मेजरमेंट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, सपोज किया आप अर्थ की सरफेस पर, यहाँ पर आप अर्थ का एक सरफेस है और आप कोई एक स्टार है, कोई एक पर्टिकुलर, ठीक है, इसका सेंटर हो गया बीच में, यहाँ तक का डिस्टेंस आपको अर्थ की सरफेस से आपको मेजरमेंट करना है। तो कैसे करेंगे आप? तो इसके लिए सपोज किया कि पहले आप यहाँ पर थे, एक पॉइंट ए पर थे और मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा। ए पॉइंट आप यहाँ पर ए पर थे, ए से आपने इसको देखा और अर्थ की सरफेस से इसका एंगल मेजरमेंट कर लिया कि ये कितना एंगल था। ओके, एंगल मेजरमेंट करने के लिए बहुत तरीके होते हैं, लेजर टेक्निक है या डायरेक्टली, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं फिजिक्स में जिससे हम एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से मूव करके और यहाँ तक आए, बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, अर्थ का सरफेस है ऊपर का, बी तक आए और बी से आपने फिर से वही तरीका अपनाया, आपने ए वाला एंगल मेजरमेंट किया, कितने डिग्री के एंगल से आपने उसको देखा एज कम्पेयर टू अर्थ सरफेस। अब ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके, जैसे आपको पता है ये दोनों एंगल आपको पता होंगे, तो आप ए वाला एंगल भी आप पता कर सकते हैं कि यहाँ से कितना एंगल है। और सपोज किया ये डिस्टेंस कैपिटल डी है, मैंने इसको कैपिटल डी से लिया हुआ है क्योंकि ये बहुत बड़ा डिस्टेंस होगा। और सपोज किया ये जो डिस्टेंस है इसको मैं बी बोल देता हूँ या एल बोल देता हूँ, जो भी आपको कंपेटिबल लगे, एल है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ एंगल, मैंने आपको बताया था एंगल का फॉर्मूला कितना होता है, एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। तो अगर मैं इस एंगल से कैलकुलेट करूँ तो थीटा इक्वल टू आर कितना होगा, एल, और रेडियस कितना होगा इसका, डी, तो डी उसका हो गया रेडियस।
तो अगर मुझे ये डी पता करना, डिस्टेंस पता करना, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी? डिस्टेंस निकलेगी L/थीटा, यानी कि आपको एंगल पता हो, एंगल का ए आपका रेडियन में होगा और ए जो है आपका एल ये किस में होगा? आपका मीटर में होगा। तो इससे आप उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को मीटर में मेजरमेंट कर सकते हो। उसके बाद यू हैव टू चेंज दैट यूनिट, ओके, यू मे चेंज, आपकी इच्छा है आप चेंज करना चाहें उसको किलोमीटर में, अदर किसी यूनिट्स में, तो आप चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम इस पैरेलैक्स वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके वी कैन डिटरमाइन अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। इस एंगल को बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल, पैरेलैक्स एंगल और पैरालैक्टिक एंगल, और पैरालैक्टिक एंगल। लेकिन ये जो किलोमीटर और ये मीटर है, ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए वी नीड सम स्पेशल यूनिट्स, हमें कुछ स्पेशल यूनिट्स चाहिए होते हैं। वो यूनिट्स हैं AU, LY एंड PA। तो ये AU, LY एंड PA क्या है? तो देखिए AU क्या है। सबसे पहले हम AU की बात करें तो AU का मतलब है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एक्चुअली ये AU है, ये अर्थ से लेकर के सन तक का जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द है 1 AU इक्वल टू 1.496 into 10 to the power 11 meter. You have to remember this value. 1 astronomical unit equal to 1.496 into 10 to the power 11 meter. ओके, दूसरा जो है दैट इज LY, इसका फुल फॉर्म है लाइट ईयर। लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या है? एक्चुअली लाइट ईयर, देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करती है उस वेरी लार्ज डिस्टेंस को बोलते हैं लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। आपको पता है, डू यू नो लाइट का स्पीड कितना होता है? लाइट का स्पीड होता है वैक्यूम में 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 10 टू द पावर 8 का मतलब समझते हो? 10 टू द पावर 6 यानी कि मिलियन, 800 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 3, इतना मीटर, इतना स्पीड होता है लाइट का। ये भी 1 सेकेंड में इतना मीटर चलती है। तो सोचिए आप 1 ईयर में कितना चलेगी, यानी कि 1 लाइट ईयर 1 LY इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लाइट इन वैक्यूम इंटू 1 ईयर, इंटू 1 ईयर, यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 1 ईयर, यानी कि 365.25 डेज। 0.25 इसलिए लिया हुआ है क्योंकि 25 4 टाइम्स एक लीप ईयर आता है, मल्टीप्लाइड बाय एक दिन में 24 घंटे 24 आवर, एक घंटे में 60 मिनट 60 मिनट्स एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो ये पूरा ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आफ्टर कैलकुलेशन into 10 to the power 15 मीटर। so this is the value of 1 light year. ओके, सो इतना अगर क्वांटिटी होगा तो दैट विल बी 1 लाइट ईयर, यानी एक साल में 1 ईयर में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। क्लियर? नाउ अनदर यूनिट, दूसरा जो यूनिट है, थर्ड जो यूनिट है हमारा नेक्स्ट, वो है PA, पार्सेक। तो पार्सेक क्या है? देखिए नाउ पार्सेक, नंबर थर्ड पार्सेक। देखिए पार्सेक क्या है? देखिए सपोज करिए कि ये 2 एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं, दूसरी बॉडी यहाँ पर है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, वेरी लार्ज डिस्टेंस है। सपोज किया है ये 1 AU का डिस्टेंस है, और जहाँ से हम देख रहे हैं सपोज किया वो पॉइंट यहाँ पर है, इस जगह पे है,
और सपोज किया कि वो पॉइंट है एक बहुत ही छोटा एंगल बना रहा है, बहुत दूर से हम देख रहे हैं और वो एंगल है 1 सेकेंड का। ओके, सो पार्सेक को हम डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन एन आर्क ऑफ 1 AU सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड देन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड 1 पार्सेक। तो ये जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 1 पार्सेक। तो ये 1 पार्सेक का डिस्टेंस होगा, यानी कि 1 AU की आर्क, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क अगर 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड कर रही है किसी ऑब्जर्विंग पॉइंट से, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ऑब्जर्विंग पॉइंट और उस पर्टिकुलर डिस्टेंस जहाँ से हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 1 पार्सेक। ओके, और आपको पता है कि एंगल को हम डिफाइन कैसे करते हैं? थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 1 सेकेंड इक्वल टू आर्क यानी कि 1 AU डिवाइडेड बाय 1 पार्सेक। पार्सेक को PA से इंडिकेट करते हैं हम, कैपिटल P और स्मॉल a। तो 1, तो इसको हम इधर लाएंगे तो 1P इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 1P हो जाएगा आपका 1 AU डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। ये सेकेंड है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन, और 1 AU का 6 × 10⁻11 डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को जब आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो दैट विल बी π/180, और सेकेंड है तो 3600 ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हेन यू सॉल्व दिस, इसको आप जब ऊपर ले जाके और पाई का वैल्यू पुट करके जब आप सॉल्व करोगे देन यू विल फाइंड 3.08 × 10⁻16 मीटर। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ 1 पार्सेक। तो ये 1 पार्सेक का वैल्यू है। सो दीज आर द सम वेरी लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दैट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। लेकिन अगर हम बात करें बहुत छोटी डिस्टेंसेस की, अगर डिस्टेंसेस बहुत छोटी हैं, वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस हैं, तब हम मेजरमेंट कैसे करें और किन यूनिट्स का मींस किन वैल्यूज का हम यूज करें और किन तरीक़ों का हम यूज करें। तो देखिए, पहले तो स्मॉल डिस्टेंसेस यानी कि एटॉमिक लेवल की जो डिस्टेंसेस होती हैं दैट आर वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, और इनके लिए जनरल जो यूनिट है वो फर्मी है। फर्मी, द नेम आफ्टर ग्रेट साइंटिस्ट फर्मी, और 1 फर्मी इक्वल टू, इसका सिंबल FM इक्वल टू 10⁻−15 मीटर। 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻−15 मीटर। तो 1 फर्मी का वैल्यू होता है, यदि निगेटिव में है पावर यानी कि अपॉन में फ्रैक्शन में निकालेंगे तो बहुत छोटा क्वांटिटी आएगा, 0.000, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल क्वांटिटी एट एटॉमिक लेवल। इसके लिए जैसे कि हमें किसी एटम का साइज पता करना है या किसी मॉलिक्यूल का डायमीटर पता करना है, इसके लिए बहुत सारी मेथड्स हैं। जैसे कि हम माइक्रोस्कोप का यूज करके हम उनको डिटरमाइन कर लेते हैं कि उनका साइज, उनका रेडियस, उनका डायमीटर कितना है। जैसे कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का यूज करके, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में ऑप्टिकल लाइट का यूज किया जाता है। ऑप्टिकल लाइट यानी कि जो विजिबल लाइट होती है उसका, जिसका वेवलेंथ 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। एंगस्ट्रॉम भी एक यूनिट होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻−10 मीटर। ओके, सो विजिबल लाइट का यानी कि इस वेवलेंथ का, वेवलेंथ आपने पढ़ा होगा 9th में, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, कितना वेवलेंथ होता है एक पर्टिकुलर वेव का, जो पूरा जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। एक क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो। ओके, सो इतना वेवलेंथ होता है विजिबल लाइट का, और इस लाइट का यूज करके हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से हम डिटरमाइन कर लेते हैं एटम और मॉलिक्यूल का साइज। इसके बाद एक और टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, EV माइक्रोस्कोप का यूज करके हम इसमें यूज करते हैं, और लेकिन इसमें ऑप्टिकल लाइट की जगह, विजिबल लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन बीम का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन बीम जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करके डेवलप की जाती है। इलेक्ट्रॉन बीम का हम यूज करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बी डिटरमाइन द साइज ऑफ एटम और मोलिक्यूल, यानी कि हम एटम और मोलिक्यूल का साइज हम डिटरमाइन कर लेते हैं। इससे
ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से 10⁻⁻7 मीटर तक के एटम्स और मोलिक्यूल का साइज हम डिटरमाइन कर लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करके हम 10⁻⁹ मीटर तक के एटम्स और मोलिक्यूल्स का साइज हम डिटरमाइन कर लेते हैं। इसके बाद एक और एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो एडवांस टेक्नोलॉजी है टनलिंग माइक्रोस्कोप। टनलिंग माइक्रोस्कोप ये और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसका रिजोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है टनलिंग का। जैसे मोबाइल में होता है, जितना ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन का कैमरा होता है उतनी ही ज़्यादा हमें बेटर पिक्चर क्वालिटी मिलती है। तो टनलिंग माइक्रोस्कोप का यूज करके हम और बेटर रिजोल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं एटम्स और मोलिक्यूल के साइज का। उसके बाद एक और मेथड है दैट इज वॉल्यूमेट्रिक मेथड, जिससे भी हम एटम और मोलिक्यूल्स के साइज को हम पता कर सकते हैं। एक्चुअली मोलिक्यूल का साइज यूज करने के लिए यूज की जाती है वॉल्यूमेट्रिक मेथड। तो नंबर 4 देखिए आप, वॉल्यूमेट्रिक मेथड। वॉल्यूमेट्रिक मेथड में मैंने अभी बताया आपको, जस्ट आई हैव टोल्ड यू 10⁻⁸ से 10⁻⁹ मीटर तक के मॉलिक्यूल्स का साइज इस मेथड से हम पता कर सकते हैं। तो देखिए वॉल्यूमेट्रिक मेथड में किस तरीके से सपोज किया, जैसे जनरली एक ऑलिक एसिड में हम ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स का अगर हमें साइज पता करना है, उनका हमें डायमीटर पता करना है, तो इस मेथड को हम किस तरीके से यूज करते हैं। देखिए सपोज किया मेरे पास ऑलिक एसिड है और मैंने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑलिक एसिड को मैंने डिजॉल्व कर दिया 19 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में। ओके, तो मेरे को 20 क्यूबिक सेंटीमीटर का एक सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन मुझे इसको और डाइल्यूट अगर बनाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा डाइल्यूट होगा उतने ही ज़्यादा मोलिक्यूल्स फ्री होंगे, दूर दूर होंगे, तो प्रॉपर तरीके से हमारा मेजरमेंट हो पाएगा। तो इसमें अगर इसमें बात करें तो इसमें पर क्यूबिक सेंटीमीटर कितना वॉल्यूम हुआ ऑलिक एसिड का, जो मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब मिलाया था, तो इसमें होगा पर यूनिट 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में इतना हमारा कंसंट्रेशन है ऑलिक एसिड का। लेकिन मैंने इसको और जो है डाइल्यूट बनाया और इसमें से मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड ले करके उसको फिर से 19 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में मिक्स कर दिया। तो फिर से ये 20 सेंटीमीटर क्यूब का 20 क्यूबिक सेंटीमीटर का सॉल्यूशन बन जाएगा। और इसमें अब कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा ऑलिक एसिड का, इसमें कॉन्सेंट्रेशन होगा 20 × 20, क्योंकि 20 तो ऑलरेडी था, 20 और हो गया, यानी कि इतना ज़्यादा डाइल्यूट हमारा ऑलिक एसिड हो जाएगा। क्लियर। अब हम मैथमेटिक्स का यूज करके किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अब सपोज किया मैंने एक पर्टिकुलर वेसल में वाटर लिया, पानी लिया, और पानी के ऊपर हल्का सा लाइकोपोडियम पाउडर मैंने उसके ऊपर डाल दिया। लाइकोपोडियम डालने से उसका सरफेस टेंशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिससे जब मैं ऑलिक एसिड उसके ऊपर ड्रॉप करूँगा तो प्रॉपर तरीके से उसमें फैल सकेगा। ओके, तो सपोज किया मैंने इस ऑलिक एसिड की n ड्रॉप्स उसमें डाल दी, तो वो एक उस वेसल में पूरी तरह से फैल जाएंगी और फैल करके उसका अपर पार्ट जो होगा उसको पूरी तरह से कवर कर लेंगी। ओके, तो सपोज किया मेरी एक ड्रॉप का 1 ड्रॉप ऑफ ये जो मेरा सॉल्यूशन है, 1 ड्रॉप ऑफ ये जो एसिड का सॉल्यूशन है, एसिड सॉल्यूशन हैज वॉल्यूम V सेंटीमीटर क्यूब V है। तो मैंने सपोज किया मैंने n ड्रॉप डाली, तो n ड्रॉप्स का कितना हो जाएगा, तो n ड्रॉप्स का हो जाएगा आपका n V सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इतना क्यूबिक सेंटीमीटर उसका जो है कंसंट्रेशन हो जाएगा मेरे सॉल्यूशन का, जो मैंने उस वाटर के ऊपर जो है उस वेसल में डाला। नाउ इसके बाद उसके ऊपर जो लेयर बना हुआ है उस वाटर के ऊपर, उस वेसल के ऊपर, जो उस पर्टिकुलर एसिड का जो ऊपर फैल गया है लाइकोपोडियम पाउडर के ऊपर, उसके ऊपर उसका जो लेयर बना हुआ है, उस लेयर का मैं एरिया पता कर सकता हूँ।
जैसे कि इस तरीके का एक वेसल है, उस वेसल में यहाँ इस तरीके से आपका जो है ऊपर की तरफ वो फैल गया है, तो मैं इसका एरिया ग्राफ पेपर की हेल्प से, ग्राफ पेपर को लेकर के मैं इसका कटिंग करके उसके अकॉर्डिंग उसमें कितने स्क्वायर्स हैं मैथमेटिकल मेथड से मैं उसका एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैलकुलेट करने के बाद जब मैं इसका थिकनेस में मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखिए, तो देखिए ये एन ड्रॉप का वॉल्यूम हो गया, लेकिन अगर इसमें मैं पर्टिकुलर ऑलिक एसिड का वॉल्यूम निकालूंगा तो वो कितना मिलेगा, तो ऑलिक एसिड का वॉल्यूम होगा, ऑलिक एसिड का वॉल्यूम हो जाएगा NV डिवाइडेड बाय 20 × 20, क्योंकि ये पर यूनिट ऑलिक एसिड का कंसंट्रेशन है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, तो 20 × 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो इस पर्टिकुलर ऑलिक एसिड का कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो अगर मैं इसका एरिया पता कर लूँ यहाँ से, उस ऑलिक एसिड का जो वॉल्यूम होगा वो, देखो वॉल्यूम निकालने का एक तरीका ये भी होता है कि एरिया को अगर थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दें देन वी कैन ऑब्टेन वॉल्यूम। सो अगर हम A × T सपोज किया, उसका जो एरिया है अपर लेयर का, जो इसके ऊपर जो थिन फिल्म बनी हुई है, थिन फिल्म का मतलब उसके ऊपर जो लेयर बनी हुई है, फिल्म वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर, तो उस लेयर का जो वॉल्यूम है A × T और जो रियल वॉल्यूम है वो NV/20 × 20 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो अगर हमें थिकनेस निकालना है तो थिकनेस कितना हो जाएगा आपका NV × A × 20 × 20 यानी कि थिकनेस T, और थिकनेस कितने के इक्वल होगा, थिकनेस क्योंकि वो ऊपर एटम्स की उसकी जो मोलिक्यूल्स हैं ऑलिक एसिड के, उसके मोलिक्यूल्स की एक लेयर बन जाएगी और उस लेयर का जो थिकनेस होगा दैट विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ द मोलिक्यूल ऑफ ऑलिक एसिड, तो उस ऑलिक एसिड के डायमीटर का वॉल्यूम होगा। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कितने ड्रॉप्स हमने डाले, कितना उसका वॉल्यूम है, कितना उसका एरिया है, अगर ये हमें पता है तो वी कैन कैलकुलेट द थिकनेस दैट विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ ऑलिक एसिड। ओके, और वो करीब करीब आपका 10⁻⁻9 मीटर के लगभग, आपका 10⁻⁻9 मीटर के अप्रोक्स, 10⁻⁻9 मीटर के अप्रोक्स आपका आता है। तो इस तरीके से हम वॉल्यूमेट्रिक मेथड का यूज करके हम कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं और कंसंट्रेशन की हेल्प से हम डायमीटर पता कर सकते हैं। ओके, सो आई एम गिविंग यू ए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिएगा, नहीं आए तो बताइएगा, हम कमेंट्स में इसको आपको बताएंगे अगर आपको नहीं आता है तो। ओके, तो इस तरीके से हम वॉल्यूमेट्रिक मेथड का यूज करके लेंथ को पता कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद नाउ लेट्स मूव ऑन द मास। हाउ कैन वी मेजर मास, मास को मेजरमेंट कैसे करते हैं, नंबर सेकंड हो गया आपका मास। देखिए मास जनरली एक आपने टर्म सुनी होगी वेट, वेट में और मास में थोड़ा फर्क होता है। मास को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और वेट को हम mg से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो वेट फैक्टर है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर, ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। जैसे कि हर पर्सन का वेट हर जगह अलग अलग होगा, जैसे कि मेरा अगर वेट अर्थ पे 60 किलोग्राम है तो मून पर मेरा 6 किलोग्राम ही रह जाएगा, 10 किलोग्राम रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी 1/6 है अर्थ की। ओके, सिमिलरली अगर मैं पोल्स पर जाऊंगा तो वहाँ मेरा वेट अलग है, मेरे जो वेट है वो ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। लेकिन मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, लोकेशन, है ना, टाइम, किसी पर भी डिपेंड नहीं करती। एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है दैट इज प्रोवाइडेड बाय नेचर, जो नेचर ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो मास को कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम फिजिकल बैलेंस का यूज करके, डेंसिटी फार्मूला यूज करके मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मास छोटे लेवल पे हो, एटॉमिक लेवल पे हो, जैसे कि हम केमिस्ट्री में जनरली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल का यूज करते हैं, है ना, तो एटॉमिक लेवल पे हम मास को मेजरमेंट करने के लिए AMU का यूज करते हैं। AMU दैट इज द एटॉमिक मास यूनिट, जिसको U भी बोला जाता है, U। तो इसको डिफाइन कैसे किया गया, दिस इज डिफाइंड बाय, यानी कि इसके लिए एक बहुत ज़्यादा नेचर में पाए जाने वाला एलिमेंट कार्बन लिया गया और कार्बन का 12 आइसोटोप लिया गया। कार्बन 12 को लेकर के इसका जो यूनिट बनाया हुआ है 1 AMU जो डिफाइन किया हुआ है, या 1 U जो डिफाइन किया गया, वो 1/12 यानी कि कार्बन 12 का 6C12
इसका एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12 होता है। इसका जो है 1/2 डिफाइन किया और ये अप्रॉक्स 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। इस तरीके से हमने एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एटॉमिक लेवल पे मास को मेजरमेंट करने के लिए हमने AMU को या 1 यूनिट को डिफाइन किया। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं टाइम की, कि टाइम क्या है और टाइम का मेजरमेंट कैसे हम करते हैं। जो तो देखिए टाइम, देखिए व्हाट इज टाइम। अगर आपसे पूछी जाए डिफाइन टाइम, तो हाउ कैन यू डिफाइन टाइम। देखिए आइंस्टीन हैज डिफाइन टाइम। आइंस्टीन ने टाइम को कैसे डिफाइन किया। आइंस्टीन हैज सेड टाइम इज सच अ क्वांटिटी दैट क्लॉक रीड्स, यानी कि जो क्लॉक रीड करती है वो टाइम है। घड़ी जो समय बताती है वो टाइम है, लेकिन जो क्लॉक है या जो वॉच है वो किस तरीके से टाइम बताती है। डेफिनेटली वो एक मैकेनिज्म पे वर्क कर रही होती है, लेकिन ये डिफाइन किसने किया कि 1 सेकेंड का इंटरवल इतना होगा, 1 आवर का। वो डेफिनेटली वो आवर का तो हम बना सकते हैं, मिनट का मेन है जो बेसिक जो यूनिट है वो है सेकेंड। तो सेकेंड को डिफाइन कैसे किया। देखिए सेकंड को डिफाइन करने के लिए एक बहुत ही स्टैंडर्ड रेफरेंस को सिलेक्ट किया गया और वो रेफरेंस था एटॉमिक स्टैंडर्ड। एटॉमिक स्टैंडर्ड इसलिए हम चूज करते हैं क्योंकि एटॉमिक स्टैंडर्ड कभी भी टेम्परेचर, प्रेशर या लोकेशन पर डिपेंड नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और एवरीवेयर इन द यूनिवर्स वो सेम मेथड से वर्क करते हैं। इसके लिए एक सीजियम 133 एटम को रेफरेंस पॉइंट माना गया और एक्चुअली इसमें से रेडिएशन निकलता है। और तो इसमें 2 लेवल के बीच में 2 सुपर फाइन या हाइपर फाइन लेवल के बीच में जो ट्रांजिशन होता है रेडिएशन का, वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशंस मीन्स पूरा एक राउंड करके जब रेडिएशन वापस आता है अपनी स्टेट में, तो उसके 919 मिलियन अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं आपको, अप्रोक्स वैल्यू बता रहा हूँ, अप्रोक्स 919 मिलियन वाइब्रेशंस में जितना टाइम लगता है, वेरी फास्ट, बहुत फास्ट होता है, उस टाइम को 1 सेकेंड बोला गया है। ओके, तो उस 1 सेकेंड को डिटरमाइन करने के बाद हमने एक फिक्स यूनिट बना दिया टाइम का, दैट इज सेकेंड, और उस सेकेंड का यूज करके स्टैंडर्ड कमेटी ऑफ साइंटिस्ट ने आवर और मिनट उससे डिसाइड किया। ओके, तो इस तरीके से हमने टाइम को सेलेक्ट किया और वाइब्रेशन का यूज करके, एटॉमिक लेवल का यूज करके हमने एक स्टैंडर्ड टाइम का यूनिट बनाया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द फैक्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन कमेंट। ओके, so for further understanding of the topic please see all the related video. Thank you very much. Thank you.